वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विकास को सबसे उपयुक्त रूप में किस रूप में समझा जाता है? किस रूप में समझा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सतत क्रमिक और संगठित प्रक्रिया के रूप में। अगला प्रश्न है, विकास और वृद्धि में मूल अंतर क्या है? विकास और वृद्धि में मूल अंतर क्या है? वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। अगला प्रश्न है, सीखना विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? सीखना विकास को दिशा और गति देता है। अगला प्रश्न है, क्या विकास बिना सीखने के संभव है? नहीं, सीखना विकास का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, विकास का सबसे व्यापक क्षेत्र कौन सा है? विकास का सबसे व्यापक क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास है। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किस बात पर बल देता है? क्रमबद्धता और निरंतरता पर। अगला प्रश्न है, विकास की दिशा समानता कैसी होती है? विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? विकास का सिद्धांत केंद्र से बाह्य अंगों की ओर है। अगला प्रश्न है, क्या विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है? नहीं, समान गति से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विकास किस आयाम तक सीमित नहीं होता है? केवल शारीरिक आयाम तक सीमित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों में कौन सा सार्वभौमिक है? विकास क्रमबद्ध होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करता है? विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विकास में प्रारंभिक अनुभव का महत्व किस सिद्धांत में है? निरंतरता के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों में कौन सा गलत कथन है? विकास अचानक होता है? नहीं। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षण में धैर्य की मांग करता है? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है, केवल आनुवंशिकता पर बल देने वाला दृष्टिकोण कहलाता है सहज ज्ञानवाद। अगला प्रश्न है, केवल पर्यावरण पर बल देने वाला दृष्टिकोण कहलाता है अनुभववाद ज्ञान। अगला प्रश्न है, बीज और मिट्टी का सिद्धांत किससे जुड़ा है? आनुवंशिकता और पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का प्रभाव सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? प्रारंभिक बालावस्था में। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? परिवार। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाजीकरण का कौन सा चरण है? द्वितीय चरण। अगला प्रश्न है, सहपाठी समूह का प्रभाव किस विकास पर आधारित होता है? सामाजिक संवेगात्मक विकास पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक किस प्रकार का समाजीकरण करते हैं? औपचारिक समाजीकरण। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक अनुकूलन। अगला प्रश्न है, पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक संरचना पर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखना किससे होता है? सक्रिय अन्वेषण से। अगला प्रश्न है, संवेदन गतिक अवस्था किस आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सहायक। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? नैतिक तर्क पर। अगला प्रश्न है, दंड से बचने पर आधारित नैतिकता किस स्तर में है? पूर्ण परंपरागत। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्वीकृति पर आधारित नैतिकता किस स्तर में है? परंपरागत स्तर में। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर में आते हैं? उत्तर परंपरागत में। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की किस विकास पर बल देते हैं? सामाजिक संस्कृति पर। अगला प्रश्न है, जेडपीडी में सीखने में कौन मदद करता है? अधिगम सक्षम व्यक्ति। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? विचार का उपकरण। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र कौन होता है? बच्चा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा
किस पर आधारित है? अनुभव पर। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी किस शिक्षा से जुड़े हैं? प्रगतिशील शिक्षा से। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है? शब्दों से। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का संबंध है दूसरों को समझने से। अगला प्रश्न है, आत्मबुद्धि का संबंध है स्वयं की समझ से। अगला प्रश्न है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि कैसी होती है? बहुआयामी। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार का संबंध किसने प्रतिपादित किया है? वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, निजी भाषण किस अवस्था में अधिक होता है? प्रारंभिक बालावस्था में। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का प्रथम चरण है बाबलिंग। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सर्वाधिक संवेदनशील काल है प्रारंभिक बचपन। अगला प्रश्न है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? संप्रेषण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण है आनुवंशिक व पर्यावरण अंतर। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधता को कैसे देखा जाना चाहिए? संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, लिंग आधारित भिन्नता को कैसे संबोधित करें? समान अवसर देकर। अगला प्रश्न है, भाषा आधारित भिन्नता का समाधान क्या है? बहुभाषिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताएं किस शिक्षण को आवश्यक बनाती है? विभेदी शिक्षण को। अगला प्रश्न है, CCE का पूर्ण रूप क्या है? CCE का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। अगला प्रश्न है, CCE किस प्रकार का मूल्यांकन है? गठनात्मक प्लस योगात्मक। अगला प्रश्न है, CCE का उद्देश्य क्या है? स्वर्णिम विकास। अगला प्रश्न है, स्कूल आधारित मूल्यांकन किस पर केंद्रित है? सीखने की प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न है, CCE में परीक्षा का स्वरूप कैसा होता है? तनाव मुक्त। अगला प्रश्न है, सीखने की तत्परता का अर्थ क्या है? सीखने के लिए तैयार अवस्था। अगला प्रश्न है, तत्परता का संबंध किससे है? मानसिक परिपक्वता से। अगला प्रश्न है, तत्परता की अनदेखी का परिणाम है अधिगम में बाधा। अगला प्रश्न है, तत्परता का आकलन क्यों आवश्यक है? प्रभावी शिक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, तत्परता किससे प्रभावित होती है? अनुभव से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? सभी के लिए शिक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किसे मुख्य धारा में लाती है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा भेदभाव को कैसे देखती है? बाधा के रूप में। अगला प्रश्न, समावेशी कक्षा की पहचान क्या है? विविधता की स्वीकृति। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? समान अवसर। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों में कौन शामिल है? सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े। अगला प्रश्न है, वंचित बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत है सहयोगात्मक वातावरण। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? संवेदनशील। अगला प्रश्न है, विविधता को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? सम्मान के साथ। अगला प्रश्न है, समावेशी दृष्टिकोण किसे बढ़ावा देता है? समानता को। अगला प्रश्न है, अपठन किससे संबंधित है? पढ़ने की कठिनाई से। अगला प्रश्न है, सीखने की कठिनाई का बुद्धि से संबंध है? नहीं। अगला प्रश्न है, ELD बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है व्यक्तिगत शिक्षण योजना के लिए। अगला प्रश्न है, सीखने की कठिनाई का शीघ्र निदान क्यों जरूरी है? हस्तक्षेप हेतु। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान किससे होती है? उच्च सृजनात्मकता से। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयुक्त विधि है संवर्धन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता किससे जुड़ी है? नवीन सोच से। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थी का अर्थ है विशिष्ट क्षमताओं वाला बच्चा। अगला प्रश्न है, इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? लचीले पाठ्यक्रम से। अगला प्रश्न है,
अधिगम की सबसे मान्य परिभाषा किसकी है? गैगने की। अगला प्रश्न है, अधिगम की सबसे मान्य परिभाषा किसकी है? गैगने की। अगला प्रश्न है, अधिगम का परिणाम क्या है? व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अधिगम में सक्रियता क्यों आवश्यक है? अस्थायी सीख हेतु। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान किस प्रकार का अधिगम है? उच्च स्तरीय। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में शिक्षार्थी का अर्थ है? प्रयोगशील शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, संज्ञान का संबंध किससे है? सोच से। अगला प्रश्न है, संवेग अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? प्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का सबसे प्रभावी प्रकार है? आंतरिक प्रकार। अगला प्रश्न है, बिना प्रेरणा की अधिगम कैसा होगा? अस्थायी। अगला प्रश्न है, अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? शिक्षार्थी स्वयं। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा उम्र के अनुसार पढ़ नहीं पा रहा है पर आईक्यू समान है तो समस्या किससे जुड़ी है? अधिगम कठिनाई से। अगला प्रश्न है, एक बच्चा पहले वस्तु को पकड़ना सीखता है फिर लिखना, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? मांसपेशी विकास का क्रम। अगला प्रश्न है, विकास को पूर्वान्वय लेकिन स्थिर नहीं है क्यों कहा जाता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। अगला प्रश्न है, यदि सीखना विकास को बदल रहा है तो यह किस बात का परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखना विकास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, विकास को एकीकृत प्रक्रिया कहने का कारण क्या है? सभी आयाम आपस में जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, समान अनुवांशिकता वाले बच्चों में अलग बुद्धि क्यों दिखती है? पर्यावरण अंतर के कारण। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिभा जन्मजात हो पर अवसर न मिले तो परिणाम क्या होगा? क्षमता अप्रकट रहेगी। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया रेंज सिद्धांत किससे जुड़ा है? बुद्धि और पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, कुपोषण किस कारक का उदाहरण है? नकारात्मक पर्यावरण का। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता क्या निर्धारित नहीं करती है? सीखने की सीमा की निश्चितता। अगला प्रश्न है, बच्चा भाषा घर से सीखता है, यह किस समाजीकरण का उदाहरण है? प्राथमिक समाजीकरण का। अगला प्रश्न है, विद्यालय नियमों के माध्यम से क्या विकसित करता है? सामाजिक अनुशासन। अगला प्रश्न है, सहपाठी दबाव किस विकास को प्रभावित करता है? नैतिक विकास को। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा शिक्षक जैसा व्यवहार करने लगे तो प्रतिक्रिया क्या है? अनुकरण। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का असफल परिणाम क्या हो सकता है? सामाजिक असमयोजन। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे बनाता है? आत्मनिर्माण द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चा नई जानकारी को पुरानी स्कीम में ढालता है, यह क्या है? समावेशन। अगला प्रश्न है, स्कीमा में परिवर्तन किससे होता है? समायोजन से। अगला प्रश्न है, अहंकेंद्रितवाद किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व सक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखना कब प्रभावी होता है? संज्ञात्मक तत्परता पर। अगला प्रश्न है, बच्चा कहता है चोरी गलत है क्योंकि सजा मिलेगी, कौन सा स्तर है यह? पूर्व परंपरागत। अगला प्रश्न है, सब ऐसा करते हैं इसलिए सही है, यह कथन किस स्तर का संकेत है? परंपरागत स्तर का। अगला प्रश्न है, कानून अन्यायपूर्ण हो तो तोड़ा जा सकता है, कौन सा स्तर है? उत्तर परंपरागत। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने नैतिकता को किससे जोड़ा है? तर्क से। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास निर्भर करता है संज्ञानात्मक विकास पर। अगला प्रश्न है, बच्चा स्वयं नहीं कर सकता पर सहायता से कर लेता है, यह क्या है? जेडपीडी। अगला प्रश्न है, अधिगम का सक्षम साथी का अर्थ क्या है? उम्र में बड़ा होना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा संकेत देना विकास का उदाहरण है? पाढ़ की सामग्री। अगला प्रश्न है, सामाजिक संवाद क्यों आवश्यक है? उच्च मानसिक कार्यों के लिए। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की पियाजे से
किस बात में भिन्न हैं? सामाजिक भूमिका पर बल, सामाजिक भूमिका पर बल। अगला प्रश्न है कक्षा में चर्चा आधारित शिक्षण किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? बाल केंद्रित दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है? जॉन डेवी ने। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होता है? लचीला। अगला प्रश्न है शिक्षक यदि निर्देश कम और प्रश्न अधिक पूछे तो दृष्टिकोण है प्रगतिशील दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा किसको अस्वीकार करती है? रटंत अधिगम को। अगला प्रश्न है संगीत में दक्ष बच्चा किस बुद्धि का उदाहरण है? संगीतिक। अगला प्रश्न है प्राकृतिक से जुड़ाव किस बुद्धि से संबंधित है? प्राकृतिक से। अगला प्रश्न है गणितीय तर्क किस बुद्धि में आता है? तार्किक गणितीय। अगला प्रश्न है एक ही परीक्षा से सभी की बुद्धि मापना क्यों गलत है? बुद्धि बहुआयामी है। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षण को कैसा बनाता है? समावेशी। अगला प्रश्न है भाषा सोच को कैसे प्रभावित करती है? संरचना प्रदान करके। अगला प्रश्न सेल्फ टॉक किसका संकेत है? आत्मनियमन क्या? अगला प्रश्न है भाषा विकास में सामाजिक सहभागिता क्यों आवश्यक है? अर्थ निर्माण हेतु। अगला प्रश्न है भाषा विलंब का मुख्य कारण क्या हो सकता है? वंचित परिवेश। अगला प्रश्न है द्विभाषिकता का संज्ञान पर प्रभाव है सकारात्मक। अगला प्रश्न है समान पाठ सभी के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। अगला प्रश्न है जाति आधारित भिन्नता को शिक्षक कैसे संबोधित करें? निष्पक्ष व्यवहार से। अगला प्रश्न है विविध कक्षा का सबसे बड़ा लाभ है सह अधिगम। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता को नकारने का परिणाम है अधिगम में विफलता। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता किस शिक्षण की मांग करती है? विभेदीकरण का। अगला प्रश्न है गठनात्मक मूल्यांकन कब होता है? अधिगम के दौरान। अगला प्रश्न है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है उपलब्ध मापन। अगला प्रश्न है पोर्टफोलियो किस मूल्यांकन का उदाहरण है? सतत। अगला प्रश्न है CCE किसे कम करता है? परीक्षा तनाव से। अगला प्रश्न है CCE शिक्षक को क्या देता है? सुधार का अवसर। अगला प्रश्न है मानसिक तत्परता का अर्थ है सीखने की क्षमता। अगला प्रश्न है बिना तत्परता के शिक्षण का परिणाम है निष्फल अधिगम। अगला प्रश्न है तत्परता बढ़ाने का उपाय है पूर्व अनुभव जोड़ना। अगला प्रश्न है तत्परता का आकलन क्यों जरूरी है? सही विविध चयन हेतु। अगला प्रश्न है तत्परता किससे प्रभावित नहीं होती है? केवल आयु से। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का केंद्र क्या है? विविधता। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करना क्या है? बहिष्करण। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा शिक्षक से क्या मांगती है? लचीलापन। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का आधार है समानता नहीं समान अवसर है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा किस नीति से जुड़ी है? शिक्षा का अधिकार से। अगला प्रश्न है सीखने की कठिनाई का अर्थ है विशिष्ट अधिगम समस्या। अगला प्रश्न है ELD लर्निंग डूइंग बच्चों की बुद्धि समान होती है? हाँ। अगला प्रश्न है बार बार असफलता का परिणाम है आत्मसम्मान में कमी। अगला प्रश्न है लर्निंग डूइंग ELD बच्चों के लिए सबसे आवश्यक है सकारात्मक वातावरण। अगला प्रश्न है ELD का सर्वोत्तम समाधान है प्रारंभिक हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चे समान कक्षा में क्यों उबते हैं? चुनौती की कमी से। अगला प्रश्न है समृद्धि का अर्थ है गहराई में सीख। अगला प्रश्न है तृण किसके लिए उपयुक्त है? अत्यधिक प्रतिभाशाली के लिए। अगला प्रश्न है रचनात्मक का सबसे बड़ा शत्रु है कठोरता। अगला प्रश्न है विशेष छात्रों के लिए पाठ्यक्रम कैसा हो? वैयक्तिकृत। अगला प्रश्न है अधिगम का सबसे अस्थायी रूप है अर्थपूर्ण अधिगम। अगला प्रश्न है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है सीखने का आनंद। अगला प्रश्न है भय आधारित अधिगम कैसा होता है? भय आधारित अधिगम अल्पकालिक होता है। अगला प्रश्न है संवेग अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं? सकारात्मक या नकारात्मक? अगला प्रश्न है
प्रेरणा का अभाव कैसा क्या पैदा करता है? प्रेरणा का अभाव क्या पैदा करता है? अधिगम अवरोध। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान किस प्रकार की सोच है? विश्लेषणात्मक है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अन्वेषक शिक्षार्थी क्या करता है? परिकल्पना बनाता है। अगला प्रश्न है, पूछना सीखने का संकेत क्यों है? जिज्ञासा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक सोच का आधार है तर्क। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय सोच का विकास कैसे होता है? खुले प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की कुंजी क्या है? शिक्षार्थी केंद्रितता। अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षक क्या पहचानता है? व्यक्तिगत भिन्नता। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली कारक क्या है? प्रेरणा। अगला प्रश्न है, कक्षा में असफलता किसकी असफलता मानी जानी चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया की। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? पूर्ण व्यक्तित्व विकास। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा जानता है पर कर नहीं पाता, यह समस्या है? प्रदर्शन बाधा। अगला प्रश्न है, यदि कर पाता है पर समझ नहीं पाता, समस्या है? रटतंत्र अधिगम। अगला प्रश्न है, शिक्षण यदि एक तरफा हो तो परिणाम क्या है? निष्क्रिय अधिगम। अगला प्रश्न है, विकास की सबसे उपेक्षित अवस्था किशोरावस्था है। अगला प्रश्न है, सीखना सबसे अधिक कब होता है? अर्थपूर्ण संदर्भ में। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन यदि दंड बने तो क्या होगा? भय। अगला प्रश्न है, समावेशन का विरोध क्या बढ़ाता है? असमानता। अगला प्रश्न है, कक्षा में मौन हमेशा किसका संकेत नहीं है? समझ का। अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वोत्तम प्रमाण है व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है, एक आदर्श कक्षा की पहचान है सक्रिय शिक्षार्थी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा ही लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।